हम मंथली अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। इन अपडेट्स के डिटेल डिस्कशन के लिए हमारे साथ आज पैनल एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर अभिजीत मजूमदार सर। आप डायरेक्टर हैं एनआईटी ग्रेटर नोएडा से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। दूसरे पैनल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहित दत्त सर। आप डीन हैं स्कूल ऑफ मेडिकल एंड एलाइड साइंसेज, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम, हरियाणा। आपका स्वागत है। नमस्कार सर। थैंक यू। तीसरे पैनल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पवन जलवल सर। आप डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, रोहतक, हरियाणा से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। और हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं डॉक्टर आलोक मुखर्जी सर। आप डायरेक्टर हैं यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। और एक पैनल एक्सपर्ट और हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं, वो हैं डॉक्टर आशीष जैन सर, प्रिंसिपल एआईपीएस, सागर, एमपी से। तो आप सभी पैनल एक्सपर्ट का मैं इस शो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत अब धीरे धीरे स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल की तरफ अग्रसर है और इसी मुहिम के चलते सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी पहली वैक्सीन को लॉन्च किया है। ये वैक्सीन बच्चों को न्यूमोकोकल बीमारी से सुरक्षा प्रदान करेगी और भारत अब पहला विकासशील देश है जो ग्लोबल न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसको बोलते हैं पीसीवी, इस मार्केट में इस वैक्सीन का उत्पादन करेगा। तो मैं पूछना चाहूंगा अपने पैनल एक्सपर्ट से कि भारत की वैक्सीन निर्माण की दिशा में इस स्वदेशी नीति के बारे में आप सबकी क्या राय है, और व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स दैट इंडिया हैज टू फेस टू बिकम इंडिपेंडेंट इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज अर्लियर वी वर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। तो पैनल एक्सपर्ट्स। तो अगर अलाउ करें तो मैं स्टार्ट करता हूं इससे। सो आई कांग्रेचुलेट द प्लेटफॉर्म ऑफ फार्मालॉग कि इस तरह से उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है जहां पर सभी लोग आकर आपस में और जो ज्वलंत जो इश्यूज हैं आजकल सोसाइटी में या फार्मा वर्ल्ड में उनके ऊपर डिस्कशन कर सकें। तो आपने सही कहा, एक बहुत अच्छी न्यूज़ नए साल के साथ हमारे पास आई कि हमारे प्रतिष्ठित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, जो कि 1966 में एग्जिस्टेंस में आए थे, उन्होंने एक इंडिजीनियस न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोसिल के नाम से लॉन्च करा है। इस वैक्सीन को DCGI ने जुलाई 2020 में अप्रूवल दे दिया था और इसकी जो लॉन्चिंग है वो अभी स्टार्ट हुई है। तो ये इस तरह के जो माइलस्टोन है, बेसिकली इस तरह की जो आपने बोली कि क्या चैलेंजेस हैं, तो चैलेंजेस यही है कि दुनिया को ये दिखाना पड़ता है कि इस तरह के माइलस्टोन जो है हमें अलग करते हैं बाकी दुनिया से और वर्ल्ड में एक हमारी छाप छोड़ते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री जो इंडिया के अंदर है उसके अंदर पोटेंशियल है। और यहाँ पे इस तरह का ये माइलस्टोन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो मेडिसिन, ये जो वैक्सीन है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो डेवलप करी है, ये सीरोटाइप, 2 तरह के सीरोटाइप हैं इसके अंदर, 6A 19A। बेसिकली इस तरह का जो बैक्टीरिया है वो इंडिया में प्रेवलेंट है, तो इन्होंने बड़ा स्पेसिफिक टारगेट करा है और इसके अंदर और सीरोटाइप भी हैं जो दुनिया के अलग अलग न्यूमोकोकल वैक्सीन के लिए, इन्फेक्शन के लिए पोज करते हैं। पर इस तरह का जो माइलस्टोन है 170 कंट्रीज के अंदर ये SII जो है अपनी वैक्सीन डिलीवर करता है। और आपको जानकर मतलब आप आनंदित होंगे कि SII जो है सबसे ज्यादा the leading dose supplier है in terms of supplying the dose and manufacturing as well as sale. So around 1.5 million doses जो है ये अकेला इंस्टीट्यूट जो है सप्लाई करता है और पूरे वर्ल्ड में कोई और कंपनी नहीं है जो इतनी डोजेस को सप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क था और SII ने उसको अचीव करा है। और आप सबको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही जो कोवैक्सीन भारत इंस्टीट्यूट की आई और उसके साथ कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जॉइंट प्रोडक्ट है, उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए SII ही आगे आया है और SII जो है उसको इंडिया वैक्सीन के रूप में मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। तो ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं
पर साइन अच्छे हैं। और कोविड-19 के बाद मुझे महसूस हुआ है कि हेल्थ केयर की इम्पोर्टेंस सभी लोगों को पता लगी है, और अब मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट और सभी लोग जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, ग्रांट्स देने के लिए तैयार हैं, जो कि लैकिंग था। और मैं सोचता हूँ कि नियर भविष्य में हमें मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल जरूर मिल जाए, ताकि हमारा जो कंसर्न है वो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेयर से निकल के मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल में जाए। जी बिल्कुल। अजीत सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? जी सर। मैं रोहित सर मेजोरिटी चीज का बढ़िया अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। मैं सर से एक ही चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जरूर बनना चाहिए, क्योंकि ना मोदी जी का जो सपना था, जो आत्मनिर्भर भारत, जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी मैंने बार बार एक चीज को हाईलाइट किया है, एंड इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट एक लीडिंग रोल लिया जो वैक्सीन को आज मार्केट में ले आने के लिए। एंड हम लोग का जो कंट्री में जो कोविड-19 एक बड़ा पैंडेमिक था पिछले 10-12 महीने से, आई होप जो गवर्नमेंट 2-3 दिन पहले स्टेप लिया दैट वी विल गो फॉर मास वैक्सीनेशन। तो इंडिया में एक चीज बड़ा एक वर्ल्ड हब, मेडिकल हब आई शुड से, दैट द फार्मास्यूटिकल हाउसेस आर गेटिंग अ यूनिक अपॉर्चुनिटी to fulfill their dreams, because the only thing which is required is the vaccine should be manufactured at a lower cost, or the government should subsidize the vaccine so that the people are in a position to use this vaccine. Then only our dream will be fulfilled, and I hope जे हमारा प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, वो फुलफिल डेफिनेटली होगा, एंड जो फार्मास्यूटिकल हाउसेस जो है हमारा देश में, वो उसको फुलफिल करने के लिए हेल्प करेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर आलोक मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है शो में। नमस्कार सर। सर, हम लोगों का जो पहला टॉपिक था, पहली अपडेट थी, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहली स्वदेशी तकनीक पर विकसित न्यूमोकोकल वैक्सीन का निर्माण किया है, और इसके बारे में रोहित दत्त सर ने और अभिजीत मुजुमदार सर ने हम लोगों को बताया। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर कि क्या क्या स्वदेशी तकनीक से, स्वदेशी नीति जो हम लोगों ने अडॉप्ट की है, कि हम जो भी कर रहे हैं इंडिया में कर रहे हैं, तो इसमें हमको किस किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, मेरा सवाल है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये कठिनाइयां तो देखिए, जब तक चैलेंजेस नहीं होती हैं तब तक इनोवेशंस नहीं होते हैं, आविष्कार ही जर्नी होती है। बेसिकली हम ये जानना चाह रहे थे और डिस्कस कर रहे थे लोगों से अभी तक कि वैक्सीनेशन की बहुत तरह की तकनीकी होती है। जो भारत बायोटेक ने जो टेक्निक निकाली है बेसिकली वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, ये जिसको कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, उन्होंने पुरानी तकनीक से ही वो जो इनएक्टिवेटेड जो वायरसेस होते हैं उनसे ही उनको मॉडिफाइड करके और उन्होंने वैक्सीनेशन किया हुआ है। जबकि जो SII ने किया है विद एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ, वो थोड़ा सा टेक्निक मॉडिफाइड करके और प्रोटीन्स को आइसोलेट करके और डिफरेंट तरीके DNA RNA को आइसोलेट करने के तरीके से किया है, बट दैट इज ऑल्सो गुड। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वैक्सीन को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, द लास्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है चैनलाइज करके इसको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दे या लेसर प्राइस पे दिया जाए, लेकिन लोगों तक पहुंचना बहुत बड़ी जरूरी चीज है। और सबसे बड़ा चैलेंजेस यही है इस सबसे बड़े देश में, जिसमें पॉपुलेशन की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन साथ साथ जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम और लोगों तक पहुंचने की जो प्रॉब्लम्स है, जहां हम आज तक अपने खाद्य भंडारों के होने के कारण से भी आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं, वहां पर एक वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाना और सबको वायरस से फ्री करना, ये बहुत बड़ी चैलेंजेस की बात है। बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग, और हम लोगों ने लास्ट 2-3 महीनों से सारे स्टेट के कैपिटल्स में ड्राई रन करवाया, और ड्राई रन के थ्रू गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सक्सेस पाया कि हम एटलीस्ट पहुंच सके लोगों तक। तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं, उनके लोगों को सबसे पहले लगवाया जाए और उनको सबसे पहले वैक्सीन से प्रोटेक्ट मिला जाए। तो ये चैलेंजेस है, लेकिन वी आर डूइंग गुड, और बहुत सारी जो आपके NGOs हैं इसमें हेल्प कर रहे हैं, और बहुत इजीली हम इस चीज को 1-2 साल में सब तक पहुंच जाएंगे, ये हमारी आशा है। जी सर, धन्यवाद सर। पवन जलवल सर हमारे साथ हैं। सर, आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे सर? सर,
मेरा कहना ये है कि जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उनमें वैक्सीनेशन या वैक्सीन का एक इम्पोर्टेंट स्थान है, और उसकी जो क्लिनिकल ट्रायल है, उसको बनाने की जो विधि है ना, उसकी क्लिनिकल ट्रायल के लिए बहुत सा टाइम हमें चाहिए होता है। और हमारा जो सीरम जो है, ये बधाई के पात्र हैं वो जिन्होंने हमारी न्यूमोसिल पे अपनी रिसर्च को जताया और अलग तरीके से 5 तरीके की रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल करके उन्होंने इस वैक्सीन को मार्केट में प्रोड्यूस किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चैलेंज हमारे लिए क्या है, क्योंकि इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है, और सबको वैक्सीन को मार्केट में लाने के लिए, उसकी स्टोरेज के लिए, उसकी कन्वीनियंस के लिए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें जितनी टेक्निक्स चाहिए उसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा और सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बताया गया कि जो वैक्सीन है इसकी स्टोरेज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसकी स्टोरेज है। तो स्टोरेज को मेंटेन करने के लिए हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गांव में, क्योंकि हमारी क्राउड गांव में ज़्यादा है ना, वहाँ पर नहीं है। तो गवर्नमेंट के लिए भी हमारे लिए भी ये एक चैलेंज है कि हम उस वैक्सीन को जन जन तक कैसे पहुंचाएं, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर। अब हमारी दूसरी अपडेट जो है वो हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार के बारे में है। इस कोरोना काल में हम सभी ने देख लिया है कि हमारी ये हेल्थ हमारे लिए कितना मायने रखती है। ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, जब सब कुछ बंद था, तो हम लोगों ने जाना कि हमारे लिए हमारी हेल्थ ही सबसे अहम है। इस स्थिति को देखते हुए हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने चिंता व्यक्त की है कि अपने हेल्थ केयर सिस्टम को अब हमें और मजबूत बनाना है और हमारा ध्यान नए इनोवेशंस की तरफ होना चाहिए। उन्होंने कहा, जो लोग अभी ऑफिशियल पोस्ट पर हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, वो कोशिश करें नए नए मेथड्स डेवलप करने की, जिससे मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम को एक नए लेवल पर पहुंचाया जा सके। तो पैनल एक्सपर्ट से मेरा आग्रह है कि वो इस विषय पर अपनी राय रखें। और एक सवाल भी है मेरा कि हेल्थ केयर सिस्टम में क्या नए रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपको समझ में आ गया कि हम लोग जो है डेवलप्ड कंट्री से बहुत पीछे हैं। जो हेल्थ केयर सिस्टम यूरोप के कंट्रीज का है, यूएस का है, हम लोग उससे बहुत पीछे हैं। तो हमको क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, ये मेरा बड़ा सवाल है और व्यूअर्स भी इस बारे में जानना चाहेंगे। जी सर। देखिए आकाश जी, ये जो हर्षवर्धन जी ने अभी 2 दिन पहले जो अपनी चिंता जाहिर करी है न्यूज़ के माध्यम से, उसका चिंता का जो बेसिस है वो एक नेशनल हेल्थ केयर इनोवेशन पोर्टल है जो सरकार ने इनिशिएट करा है। और उस पोर्टल पर आपको जानकर मतलब आप खुश होंगे कि 210 प्रपोजल्स, इनोवेटिव प्रपोजल्स यूटी और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब डिफरेंट स्टेट से आए हैं। हेल्थ केयर लोगों ने अपने अपने इनोवेटिव प्रपोजल डाले हैं। आपने देखा होगा कि ग्रामीण इलाके में जब हम जाते हैं तो बहुत यूनिक इनोवेटिव चीजें वो करते हैं, चाहे वो घर की जरूरतों की बात हो, चाहे वो हेल्थ केयर की बात हो, किसी भी फील्ड में वो अपने तरीके से चीजें मैनेज करते हैं। तो उस तरह की इनोवेशन को प्रमोट करने की जरूरत है। जो गांव में आज की डेट में जो ये कहते हैं इनोवेशन है जो छुपी हुई हैं, अगर इन इनोवेशंस को कनेक्ट कर दिया जाए और इनके साथ एक साइंटिफिक फील्ड जोड़ दी जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। जो हमारे हेल्थ केयर के इश्यूज हैं जो सोल्व नहीं हो पा रहे हैं बड़े लार्जर फ्रंट पे, अगर हम शहरी वातावरण की बात करें, तो मेरे को लगता है कि ये गैप है करंट सिस्टम के अंदर, जहाँ पर रूरल वर्सेस अर्बन, और ये कम्युनिटीज जब तक आपस में हाथ नहीं मिलाएंगी, जब तक दोनों को वैल्यू नहीं दी जाएगी, तब तक जो है किसी भी चीज को पूरी तरह से कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। और मेरे को लगता है कि हमारे गांव में बहुत पोटेंशियल है, बड़े हिम्मती और मेहनती लोग हैं गांव के अंदर जो है आगे आने को तैयार हैं। उनको सिर्फ एक मौका देने की बात है, जहां आंगनवाड़ी को सपोर्ट करने की बात है, फार्मासिस्ट को डिस्पेंसरीज में सपोर्ट करने की बात है, उनको भी थोड़ा बहुत रिसर्च में लाने के लिए। अब देखिए, फार्मासिस्ट के पास एक रूरल डिस्पेंसरी में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती, फिर भी वो फार्मासिस्ट किसी तरह से ट्रोमेटिक पेशेंट्स को मैनेज करता है। और वो जो मैनेज करने के तरीके हैं उसकी इनोवेशन खुद की होती है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते।
बस उस तरह के इनोवेशन को वैल्यू देने की बात है और उसको नेशनल फ्रंट पे लाने की बात है। तो मेरा विचार यही है कि जो हम कहते रहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एकेडमिकली ना होकर रियल वर्ल्ड में आएगी, तो मेरे को लगता है कि हम जो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर आशीष कुमार जैन सर भी जुड़ गए हैं। सर आपका स्वागत है शो में। नमस्कार। नमस्कार आशीष जी। जी अभिजीत सर, आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे, हेल्थ केयर सिस्टम में रिफॉर्म्स के बारे में? सर एक्चुअली हमारा जो हेल्थ केयर का जो जितना भी प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया जो AICTE का थ्रू से हम लोग ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। ये ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन में एक एडवांटेज ये होगा, जो हम लोग का जो यंग यूथ जो है, जो यंग एज ग्रुप जो है, स्टूडेंट्स जो है, टीचर जो है, they can all participate and they can give solution to those problems. एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जब आपको देश का एक यूथ ये प्रॉब्लम का साथ जोड़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली द थिंग्स गेट सॉल्व टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये तो पहले वाला स्टेज है। सर दूसरा वाला स्टेज ये है, जो भी सजेशंस गवर्नमेंट का पास आएगा, गवर्नमेंट शुड टेक अ लीडिंग रोल in getting those problem resolved. Say for example, आज का डेट में हमारा जितना भी रिसर्च हो रहा है various institutions में, they are confined to the laboratories only. My appeal to all is, instead of being confined to the laboratory, we should try to bring them in the field itself. जब ये चीज मार्केट में एक्चुअली आएगा, जब ये चीज इम्प्लीमेंट होगा, वो गांव का प्रॉब्लम हो और माने शहर का प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम जब सॉल्व करने के लिए कोई भी चीज पायलट स्केल में लैब में रिस्ट्रिक्ट होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट शुड गिव फुल फ्लेजेड सपोर्ट टू ब्रिंग दोस सॉल्यूशंस टू अ रियलिस्टिक वर्ल्ड, एंड वी आर ऑलरेडी ट्राइंग ऑन दैट पर्टिकुलर पाथवे, एंड आई होप दैट इफ वी आर डूइंग दिस इन द इयर्स टू कम, जितना भी प्रॉब्लम हमारा है, दैट विल बी रिजॉल्व टू अ सब्सटेंशियल एक्सटेंट। जी सर, जी सर। डॉक्टर आशीष कुमार जैन सर, आप? So reform to healthcare system, actually we are living in India. I think so. And Alok ji sir is also joined with us. I think so. In post-COVID scenario, everybody go for some indigenous or our natural resources, so we can identify and repurposing our indigenous resources to add the healthcare system for reforming. That is not which is not only immune booster Akash sir, but they can also add to healthcare system with very valid way, and certainly our indigenous drugs and repurposing of our indigenous drugs, which will make a reform in entire global healthcare system. जी सर, थैंक यू सर। यही आशीष जी से मिलता जुलता ही वो था कि जितने भी अभी हम लोगों ने पोस्ट कोविड सेशन में काम किया, और हम लोगों ने जितने भी आयुर्वेदिक और डिफरेंट टाइप के इंडिजिनस मेडिसिन पे डिस्कशन किया, और बहुत सारी क्योरिटी और इम्यूनिटी बूस्टिंग हम लोगों को इसी कारण से मिली। हमारे पास कोई वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। आपने जितने भी कोविड सेंटर देखे होंगे, वहां पर भी ट्रीटमेंट इन्हीं ड्रग्स से हो रहा था। तो हमें अपने गवर्नमेंट से और रिफॉर्म में भी हम लोगों को यही चीज लानी होगी कि इन सारी दवाओं को ही हम प्रमोट करें और इनकी वैलिडिटी को अच्छा करें, इन पर रिसर्च करें। जो डॉक्टर मजूमदार ने बोला कि हम रिसर्च तो करते हैं बट हमारी लैब तक ही सीमित रह जाती हैं, और ये बहुत जरूरी है इन लैब से बाहर निकलकर हम इनको अप्लाई करें, और जो भी चीजें मार्केट में आ रही हैं उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, प्रॉपर उसकी गाइडलाइंस बने, और गवर्नमेंट भी इसको आयुष के थ्रू और डिफरेंट अदर नॉर्म्स के थ्रू उसको अप्रूव करे और आगे बढ़ाए। तो डेफिनेटली हम पायनियर होंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड कि हम नेचुरल मेडिसिन को लेकर आगे बढ़ेंगे और अच्छी से अच्छी दवाओं को उपयोग में लाकर इन सारे पेंडेमिक से बाहर निकल पाएंगे।
जी बिल्कुल सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी विजन यही रहा। CSIR के साथ उन्होंने उनका इंस्ट्रक्शंस थे कि आप लोग अपनी रिसर्च को पेपर में पब्लिश करने के बजाय पब्लिक वेलफेयर के लिए करिए, उसको लेकर आइए बाहर। तो इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। टाइम की कमी के कारण हमारी अगली अपडेट जो है वो विश्वव्यापी समस्या कोविड से लड़ रहे भारत के लोगों के लिए बेहद ही अहम है। इस कोरोना काल में भारत और दुनिया के सभी अन्य देश कोरोना महामारी के लिए एक सफल सॉल्यूशन समाधान खोजने की दिशा में अग्रसर है। जैसा हम सब लोगों को पता है कि सारे कंट्रीज अपने अपने यहाँ पे वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए लगे हुए हैं, जिसमें भारतीय संस्था ICMR द्वारा कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन बनाई गई है, जो कि अपनी इम्प्रेसिव सेफ्टी और इम्यूनोजेनिटी की वजह से ग्लोबल अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। कोवैक्सीन अभी क्लिनिकल ट्रायल के फेज 3 में है। तो पैनल एक्सपर्ट से मेरा आग्रह है कि वो इस विषय पे कोवैक्सीन के बारे में थोड़ा सा अपने अपने व्यूज रखें। जी रोहित सर। आकाश जी, आपने सही कहा। नए साल में जो हमें पहली न्यूज मिली तो हमें यही मिली कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, तो उसने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए कोविशील्ड को, जो कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, उसको पहली बार उसने DCGI को रिकमेंड करा है कि ये इमरजेंसी यूज के लिए इंडिया में अप्रूवल दे दी जाए। अभी अप्रूवल DCGI की तरफ से पेंडिंग है, 2 दिन पहले की बात है। और अगले ही दिन न्यूज आई कि जो भारत बायोटेक के द्वारा जो कोवैक्सीन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो वैक्सीन को भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने DCGI को अप्रूवल के लिए भेजा है कि इसको भी साथ में दे दिया जाए। तो बड़े गर्व का विषय है कि जब हिंदुस्तान की 2 मानी कंपनियों को इस तरह का अप्रूवल दिया जाए, और हम आशा करते हैं कि DCGI भी इसकी अप्रूवल देगा। देखिए, आपने कई सारे मॉलिक्यूल सुने होंगे, कई सारी वैक्सीन आपने सुनी होंगी जो आज की डेट में लाइमलाइट में है। अगर आप बात करें फाइजर की, और फिर हम बात करते हैं स्पुतनिक की, जो मैं मेन जो बता रहा हूँ, 6 वैक्सीन जो हैं आने वाले 6 महीने में फेज्ड मैनर में आएंगी। तो इसलिए ये अच्छी बात है कि अलग अलग तरीके की डिफरेंट डाइवर्सिटी की वैक्सीनेशन अवेलेबल रहेगी। किसी एक मैन्युफैक्चरर पे या किसी एक वैक्सीन पे जोर नहीं रहेगा, रश को कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। तो गवर्नमेंट ने जो अभी ड्राई रन करा था 2 तारीख को, तो ये ड्राई रन 116 डिस्ट्रिक्ट में करा गया एज ए सैंपल, और अब इस ड्राई रन को जो है मल्टीपल लेवल पे करा जा रहा है। तो मोर देन 96,000 वैक्सीनेटर इंडिया में अभी तक जो है ट्रेन करे जा चुके हैं वैक्सीन देने के लिए, क्योंकि इसको 3 फेज में करा जाएगा। पहला फेज जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को होगा फ्रंट, और फिर उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को रहेगा। फिर उसके बाद जो सेकंड फेज है वो पॉपुलेशन अबव द एज ऑफ 55 हैविंग डायबिटिक और ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन जिनको है, फिर उनको करा जाएगा। और फिर उसके बाद जो है हेल्दी वॉलंटियर्स को करा जाएगा। तो 3 फेज में करा जाएगा, और सारी प्रोसेस जो है मुझे लगता है कि ये 8 से 9 महीना लेगी, तब एक लार्ज पॉपुलेशन को हम कवर कर पाएंगे। क्योंकि वैक्सीनेशन का इफेक्ट तभी आएगा जब एक लार्ज पॉपुलेशन को, मास पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करा जाए। तो अगर हम बात करें इन 3-4 वैक्सीन के अंदर, जो हमारी भारत बायोटेक की वैक्सीन है, कई बार मीडिया में एक न्यूज आती है कि एफिकेसी इसकी 75% है, और फाइजर और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एफिकेसी जो है 94% है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी एफिकेसी बेशक कम हो, पर इस हमारी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने बड़ा अच्छा एक डिसीजन लिया है कि एफिकेसी 75% है, पर ये किल्ड वैक्सीन है। मतलब इसके अंदर जो वायरस है वो किल्ड वायरस है, और यही इसकी इंपॉर्टेंस है एज कंपेरिजन टू अदर वैक्सीन, जहां पर उसके वायरस की छोटी स्ट्रेन्स अवेलेबल रहेंगी वैक्सीन के अंदर। तो इसमें सेफ्टी भी है और इसमें एफिकेसी भी है। तो मेरे को ये लगता है, और इसका जो प्राइस है वो आप देखेंगे कि 210 रुपए से लेके 250 रुपए के बीच में प्राइस है। और फाइजर की जो वैक्सीन है उसका प्राइस 1800 से लेके 2100 रुपए तक का है। और फाइजर ने जो वैक्सीन अपनी डेवलप करी है वो इंडियन पॉपुलेशन में भी उसका ट्रायल नहीं पॉसिबल हुआ, बल्कि इन दोनों वैक्सीन का ट्रायल जो है यहाँ पर 65,000 पीपल पे हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये सारे स्टेप्स जो हैं बड़ा अच्छा, कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा इंडियन गवर्नमेंट को। और अब DCGI की अप्रूवल की इंतजार है, और हम कहते हैं कि पहले हेल्पलाइन वर्कर्स जो है इनको वैक्सीनेट करवाया जाए, ताकि फिर सारे देश को कोरोना मुक्त करा जा सके। जी थैंक यू रोहित सर, आपने एक नई होप का किया है, हम लोगों के अंदर संचार किया है।
आलोक मुखर्जी सर हमारे साथ हैं। सर आप इस विषय पर कुछ? मैं भी रोहित जी से बहुत सहमत हूं और बात इसी चीज की ही मैं करना चाह रहा था कि जितने भी अदर वैक्सीन के डोजेस आ रहे हैं, चाहे वो जाइडस के हों, चाहे डॉक्टर रेड्डीज के हों, चाहे नोवैक्स के हों, तो उन सभी लोगों ने अभी क्लिनिकल फेज ट्रायल कंप्लीट नहीं किए हैं और दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग। तो ये अच्छी बात है कि इंडिया इज द हब ऑफ दिस क्लिनिकल ट्रायल मेनली, और इससे हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत फायदा होने वाला है और बहुत हमको एवरी स्टेप पर, चाहे वो 7 महीने, 8 महीने या अगले 1.5 साल तक हमको लगातार वैक्सीन मिलती रहेगी। और ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी गर्व की बात है कि हम एक होस्ट कंट्री होने के साथ साथ 2 या 3 कंपनीज हमारे यहाँ पर ये वैक्सीन डेवलप कर रही हैं। उससे बहुत चीजें ऐसी होंगी कि हमको कम्पिटिटिव उसमें वे में नहीं जाना पड़ेगा और मोनोपोली नहीं होगी। और जिस कारण से जैसे कि रोहित जी ने बताया कि भारत बायोटेक ने जो इम्यूनो बूस्टर की तरह या एक तरह से डेवलप करने के लिए जो वैक्सीन डेवलप की है, वो रियली जो जिसको कहते हैं कि बहुत ही कम उसमें आराम से डेवलप हो जाएगी और इम्यूनिटी मिलेगी लोगों को, और उनके अंदर आपको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बात है कि हम इंडियंस होने के साथ साथ हमारे अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी अच्छी है, इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कोविड-19 फैला भी नहीं। और सेकेंडली हमारे पास 2 चीज और प्लस हो गई कि हमारे पास ही क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं और काफी इंडियन कंपनी इस पर आगे ग्रो कर रही है। तो ये अच्छी गर्व की बात है हमारे लिए, और गवर्नमेंट भी इस पर आगे हम लोगों को काम करने के लिए मौका दे रही है। जी सर, एक चीज आकाश जी मैं भूल गया था बताना, क्योंकि जब सम्मान की बात आती है या गर्व की बात आती है तो ये भी बताना जरूरी है कि इस वैक्सीन को जो स्टोरेज कंडीशन, जो सबसे बड़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशन मानी गई थी कोविड वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना था, जी जी, तो ये 2 से 8 डिग्री के अंदर काम करती है, जो नॉर्मल रेफ्रिजरेशन के में टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। फाइजर की जो वैक्सीन है वो -25 और एक -70, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज की वैक्सीन है, तो उनकी स्ट्रिंजेंट कंडीशन है स्टोरेज कंडीशन, और ये हमारे को फिर सूट नहीं करती थी इंडियन सिनेरियो में। ये भी एक एडेड एडवांटेज है जी। और कुछ एक्सपर्ट इस विषय पर अपनी राय रखना चाहेंगे? मुझे लगता है सारे व्यूअर्स हमारे पैनल एक्सपर्ट से सहमत होंगे और काफी कुछ जानकारी हम लोगों को मिली है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो फार्मेसी शिक्षा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के लिए है। MHRD AICTE द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के क्रम में सारे इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ अब ऑफलाइन क्लासेस को भी स्टार्ट कर दिया गया है। ऑफलाइन क्लासेस के दौरान इस कोविड काल में स्टूडेंट, टीचर्स और मैनेजमेंट, इन लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये मेरा आग्रह है पैनल एक्सपर्ट से वो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, और इन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग क्या कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी दें। जी अभिजीत सर। हाँ नमस्कार सर। एक्चुअली इतना दिन, मतलब ऑलमोस्ट फ्रॉम मार्च टू दिसंबर, मेजोरिटी ऑफ द क्लासेस जो हम लोग चलाया है वो ऑनलाइन मोड में चलाया है जी। एक्चुअल रियलिटी सर ये है कि ऑफलाइन मोड का क्लास का इफेक्टिवनेस आई पर्सनली फील इज मच मोर बेटर एज कंपेयर टू द ऑनलाइन मोड, बिकॉज मेरा क्लास लेने का दौरान मेरा ये महसूस हुआ जे ऑनलाइन मोड डिलीवरी तो हम लोग कर दे रहा हूं, बट उसका एफिकेसी के लिए मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। यूनिवर्सिटीज मेजोरिटी केस में मल्टीपल चॉइस में एग्जाम कराया। हमारा उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हिसाब से जाना जाता है, दे हैव आल्सो कंडक्टेड एग्जाम फॉर द फाइनल ईयर इन अ मल्टीपल चॉइस सिस्टम। बट मेरा पर्सनल व्यू है, दीज आर नॉट द ट्रू लैंडमार्क्स टू जज अ क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट। रिजल्ट निकलने के बाद में ऐसे भी देखा जो अच्छे स्टूडेंट्स है, they have performed poorly. The students who are not up to that mark, they have performed very well, because जो टिक मारा है accidentally, they टिक सही हो गया। सर फार्मास्यूटिकल फील्ड में और एक बड़ा चैलेंज जो है ऑनलाइन टीचिंग के लिए, वो है प्रैक्टिकल क्लासेस। सर इंजीनियरिंग में वर्चुअल क्लासेस है, they can utilize those virtual platform to conduct their practical classes, which in pharmacy practically we do not have.
So it is a very right decision taken by AICT and Ministry of HRD, UGC. They have taken a very good decision कि gradually हम लोग उसको offline classes की तरफ लेके आए. Sir, हमारा institute में we have taken a feedback from the students to see how many are at all interested to come for the offline classes, and the feedback is very encouraging. Almost 70% of the students they have opted for the offline mode. हम लोग NIT फार्मेसी इंस्टीट्यूट में अभी डिप्लोमा एंड डिग्री B.Pharm एंड डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए ऑलरेडी हम लोग ऑफलाइन क्लास चालू कर दिया है. स्टूडेंट्स आर कमिंग, बट as a director, as a management side, as a faculty side, we have to take some special precaution in terms of maintaining a social distancing. वो तो हम लोग का रखना ही रखना है. प्लस रेगुलर सैनिटाइजेशन. मान लो फर्स्ट का क्लास हो जाए, उसका बाद क्लास को सैनिटाइज किया जाए. So these two things, social distancing and sanitization, needs to be carried out with utmost priority and importance so that COVID-19 this infection does not spread in a rapid manner. And I feel that all the faculty members, they will be in a position to teach the students in small batches. जैसे सर मैं प्रैक्टिकल क्लास में 15-15, 10-10 स्टूडेंट्स का बैच कर दिया, so that the students टीचर का इंटरेक्शन भी बढ़िया होगा, and the students will be, and the teachers को जो डर था कि एक क्लास में एक लैब में 20-25 स्टूडेंट एक साथ हो जाएगा, so that possibility is also reduced. So I feel that this is a very right direction taken by UGC as well as AICT and Ministry of HRD to start the offline classes. That is very, very important at the current context. मेरी तरफ से भी ये एक बहुत अच्छा वो हम लोगों ने AICT के फॉलो अप किया और हमारे AKTU ने भी हम लोगों को ये फॉलो अप किया. हम लोगों ने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरुआत में चलाई और उससे जो फीडबैक, जैसा डॉक्टर मजूमदार ने बताया कि फीडबैक वही आया कि बच्चे मोनोटोनस बने. हम पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, इसका कोई हमारे पास सिम्टम्स नहीं आ रहा था. और फीडबैक भी लिया राइटिंग पैड से, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कराई, लेकिन वो जो इफेक्टिवनेस नहीं आया जैसा कि अब वैक्सीन हम लोग देख रहे हैं. बताइए सर. एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ सर. हमारा जो देश में बहुत बच्चा गांव का है, वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अनदर ग्रेट प्रॉब्लम दैट वाज रिपोर्टेड टू अस, दैट वाज फॉरवर्डेड टू टेल सर. बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिमोट एरियाज में इसका इंटरनेट की प्रॉब्लम है और अर्बन एरिया में इंटरनेट होने के बावजूद भी बच्चे जुड़ना नहीं चाहते. ये भी एक प्रॉब्लम है. बाकी चीजें व्हाट्सएप कर लेंगे, फेसबुक चले जाएंगे, लेकिन जब क्लासेस होती हैं तब वो म्यूट करके बैठ जाते हैं. तो दिस इज आल्सो क्लेवर थिंग्स एंड देयर. तो मेरा ये कहना था कि यदि हम ये चीज प्रॉपर पे चले, और हम लोगों ने भी अभी क्लासेस नवंबर से ऑफलाइन शुरू कर दी हैं और फर्स्ट ईयर B.Pharm और डिप्लोमा की क्लासेस तो फुल डे कर रहे हैं. और हम लोगों ने क्या किया है कि जो सीनियर बैचेस थे जिनके ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट हो गए थे ऑनलाइन से, उनको हमने वीक में 3 डेज बुलाया अल्टरनेट करके, कभी थर्ड ईयर, कभी सेकंड ईयर, कभी फोर्थ ईयर. और उनको फिर हम लोगों ने उसी तरह से, जैसा डॉक्टर मजूमदार ने कहा, कि हम लोगों ने मिनिमाइज नंबर ऑफ बैचेस में करके 20-25 के बैच में करके उनको फिर प्रैक्टिकल भी कराया. और थोड़ा सा हम लोगों ने ड्रास्टिकली प्रैक्टिकल पे ज्यादा इफेक्टिवनेस दिखाई कंपेयर टू द थ्योरी वर्क, और प्रैक्टिकल को सारे करवाए जिसने कि 10 या 12 प्रैक्टिकल हो सके उनके बिफोर द एग्जामिनेशन. और इससे बच्चों के और बच्चों के पेरेंट की तरफ से फीडबैक अच्छा आया कि दे हैव लर्न लॉट आफ्टर द ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो. और ये चीज काफी इफेक्टिवनेस है. ऑल्दो हमने प्रिकॉशन मेजर पूरे किए, हमने अपने सारे फैकल्टी और नॉन टीचिंग और प्यून्स को कोविड-19 के RT-PCR टेस्ट से पास करवाया, जिससे सारे नेगेटिव आए, उन्हीं को खाली अलाउ किया. और बच्चों को भी एक गाइडलाइन के थ्रू प्रॉपरली पेरेंट्स के परमिशन के थ्रू अंदर भेजा, जिससे कि वो आए तो उनके पास एक डॉक्यूमेंटेशन रहे, दे आर फ्री फ्रॉम कोविड-19. और ये सारी प्रिकॉशन लेने के बाद हमने उनको एक हैबिट डलवा दी कि बिना मास्क के अंदर नहीं आना है, बिना हाथ धोए अंदर नहीं आना है, और ये एक रूटीन प्रैक्टिस में डाल दिया. और ये काफी इफेक्टिवनेस रहा और इससे बेटरमेंट मिला हमको. जी सर, बिल्कुल सर. सर मेरा एक क्वेश्चन है पवन जलवल सर से. आपने जैसा बताया कि आपने अपने स्टाफ को RT-PCR टेस्ट जो है सबका कराया और जिनका नेगेटिव आया उनको आपने अलाउ किया, बट वन टाइम RT-PCR टेस्ट इज वैलिड फॉर द होल मंथ. पवन जलवल सर. सर मेरी राय में ऐसा, हाँ जी जी.
हाँ, मेरी राय में ऐसा नहीं है कि सर हम एक बार टेस्ट करवा लें और वो होल मंथ के लिए एप्लीकेबल हो, है ना। और रही बात, जैसे आप कहते थे भी ऑनलाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग की, जो ऑफलाइन टीचिंग है या क्लासरूम टीचिंग है, ये गुरु शिष्य परंपरा है, ये टू वे कम्युनिकेशन है सर। लेकिन आजकल जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि टीचर बोलता है, बच्चे सुनते हैं नहीं सुनते हैं आपको नहीं पता, यू डोंट नो कि क्या हो रहा है क्लास में, क्योंकि ये सीधा सीधा कंसेप्ट है कि टू वे कम्युनिकेशन है। आप अगर बच्चे आपके सामने हैं, क्लास में हैं, तो आप उनको बेटर पढ़ा सकते हो, उनकी प्रॉब्लम्स ले सकते हो। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि भी आजकल गूगल पे हम गूगल मीट में क्लासेस ले रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि ऑनलाइन हमारे लेवल पे ज्यादा एप्लीकेबल और इफेक्टिव है। तो मेरी राय में ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा सेफ हैं और हमें डे टू डे रूटीन में लेके आनी पड़ेंगी, नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि पढ़ाई का ज्यादा सा अच्छा सा स्तर रहेगा। ये मेरी व्यू है सर। जी जी बिल्कुल, वही सारे हमारे पैनल एक्सपर्ट ने कहा है कि ऑफलाइन इज। जी जी मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगा। मैंने अभी अपने सभी साथियों के विचार सुने और अपने सीनियर्स के विचार सुने, और मैं पर्सनली फील करता हूं कि जो मजूमदार सर ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। ऑफलाइन और गुरु शिष्य प्रणाली का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। पर मैं ये चाहता हूं कि देखिए, इस कोरोना काल ने हमें कुछ सिखाया है, और इस सिखाने में मेरे सभी फार्मेसी के जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो अपने 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 क्लासरूम से निकलकर बाहर आए हैं। उन्होंने यूट्यूब चैनल क्रिएट करे हैं, उन्होंने अपना मटेरियल क्रिएट करा है, उनको एक पहचान मिली है ऑनलाइन एजुकेशन से। तो एक अच्छी चीज हुई है जहाँ पर जो अच्छे बच्चे हैं उन लेक्चर्स को सुन भी रहे हैं, जो और उनसे फायदा भी उठा रहे हैं। आज अगर मैं पवन जालवाल जी का लेक्चर सुनना चाहूँ या मैं मजूमदार जी का लेक्चर सुनना चाहूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग फेसबुक पे इधर उधर देख के मैं समझ पाता हूँ। तो ये एक अच्छी चीज है। मेरा ये मानना है कि हम 100% गुरु शिष्य प्रणाली में ही चलेंगे और वही पाथ फॉरवर्ड है। पर मैं ये चाहता हूं कि हम कम से कम 20% ऑनलाइन एजुकेशन को भी साथ में रखें, मिलके चलें, टीचर्स को प्रमोट करें कि रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चों के पास भेजे जाएं क्लास से पहले, और जब बच्चा क्लास में आए तो उन लेक्चर्स को सुनकर आए और वहां पर डिस्कशन हो। तो एक तरह का फ्लिप क्लासरूम या ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग जो है आगे लेके जाए, हम कुछ सीख के आगे लेके जाएं। हम बिल्कुल नहीं चाह रहे कि ऑनलाइन एजुकेशन में जाना चाहते बहुत बढ़िया कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को बिल्कुल साइड पे ना कर दें। इसने बहुत चीजें सिखाई हैं पूरे देश के किसी भी प्रतिष्ठित, आप किसी भी लेक्चर को सुनना चाहें तो आप किसी भी टॉपिक पे किसी भी साइंटिस्ट का लेक्चर सुन सकते हैं। और मेरे को लगता है कि ये एजुकेशन में गैप था। अब हम किसी भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, हम किसी भी इंस्टीट्यूट के लेक्चर सुन सकते हैं। और पीसीआई पोर्टल इसी तरह से आ रहा है। आने वाले टाइम में पीसीआई में आपके जो अच्छे लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे अपलोड होंगे, उसमें कोई भी इंस्टीट्यूट का बच्चा कोई भी लेक्चर जो है सुन पाएगा। मेरे को लगता है कि आज 5-6 महीने में ये सारा काम हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि अगर हम मजूमदार जी का लेक्चर सुनेंगे तो गुरुग्राम में बैठे हुए तो हमें वैसे ही हमारे बच्चों को और ज्यादा फायदा होगा, और पवन जी का लेक्चर सुनेंगे। बिल्कुल सर, देयर शुड बी अ बैलेंस, और हमको दोनों अप्रोच को लेके चलना है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। जी सर बताइए। जो हमारा उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया, जे उन्होंने बी फार्मा का जो 4 साल का कोर्स है, उन्होंने द एंटायर कोर्स इज बीइंग कवर्ड इन एन ऑनलाइन मोड एंड दे आर डिलीवर्ड अक्रॉस द कंट्री थ्रू स्वयंप्रभा एंड डिश टीवी का थ्रू से बी फार्मा का सारे कोर्स फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर, जो भी बच्चा इसको देखने चाहता है, सारे रिकॉर्डिंग हो रहा है नोएडा एंड लखनऊ स्टूडियो में। एंड वी आर टेकिंग अ लीडिंग रोल अंडर द पैट्रोनेज ऑफ आवर वाइस चांसलर डॉक्टर विनय पाठक सर। पूरा शूटिंग भी हो जा रहा है एंड द लेक्चर्स ऑफ द सीनियर प्रोफेसर हैव बीन टेलीकास्टेड इन डिस्ट्रिक्ट। मजूमदार जी एक चीज बताना चाहूंगा कि जब ये बात मजूमदार जी ने कही कि गांव का जो बच्चा है इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वो नहीं लेक्चर सुन पा रहा है, तो डिजिटल डिवाइड एक नाम दिया गया है इसको, कि इसमें बच्चे जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो एनरिच्ड हैं, जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो डिप्राइव्ड है इससे। तो डिजिटल डिवाइड एक सुना, तो मैंने आज से 8 महीने पहले अपने मन से प्रधानमंत्री कार्यालय में और सभी संबंधित विभाग में भेजी
कि हमारे पास देखिए इंटरनेट हम घर तक नहीं पहुंचा सकते, गांव तक नहीं पहुंचा सकते, पर हमारे पास एक दूरदर्शन का चैनल ऐसा था जहां पर हम फार्मेसी के क्लासेस सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक अलग अलग 21 चैनल्स हैं MHRD के। तो फार्मेसी के चैनल अगर वहां स्टार्ट कर दी जाए तो मेरे को लगता है कि हर घर में टीवी है, तो अब बच्चा कम से कम एटलीस्ट फार्मेसी का सारा देश एक सिलेबस एक माध्यम, मेरा ये प्रण था और ये मैंने लिख के भेजा। पता नहीं सरकार बिल्कुल आपका प्रयास जरूर रंग लाएगा, हम लोग पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और सारे हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। मैं डॉक्टर आलोक मुखर्जी सर हमारे गुरुजन है, विद्वतजन है, मैं चाहूंगा कि वो हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि ऑफलाइन क्लासेस के दौरान उन्हें स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं एक्चुअल में प्रैक्टिकल लेवल पे। डॉक्टर वेद, मैंने जब हम लोगों ने ये क्लास शुरू की ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरी चैप्टर तो पढ़ाए थे, और आप लोगों के सामने मैं बताऊं कि हमने भी पहली बार इस तरह से ऑनलाइन मीडिया में क्लास लिया और सीखा हमने बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमने कभी इसके पहले ना कभी पढ़ा था ऑनलाइन मीडिया से, ना ही कभी लिया था। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, स्टिल वी आर लर्निंग ऑल लॉट ऑफ थिंग्स। और ये आपके सामने भी बैठे हैं, ये भी हम लोगों के लिए एक तरह से इस जनरेशन के लिए नया ही है। आप लोगों के लिए तो खैर मोस्टली कॉमनली यूज करते हैं आप लोग। तो हम लोगों ने जब ऑफलाइन शुरू किया तो सबसे पहले हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अपने पूरे कैंपस को कैसे हाइजीनिक किया जाए और बेटर से बेटर कंडीशन दिया जाए, जिससे कि पेरेंट्स को और स्टूडेंट को ये मिले कि हम जहाँ जा रहे हैं वो हम लोगों का कंप्लीट वायरस फ्री कंडीशन बने। और इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि अपने सारे हॉस्टल्स और बसेस उनको कम्प्लीटली रेगुलरली मॉर्निंग और इवनिंग में हमने उसको क्लासरूम को रेगुलरली उसको सैनिटाइज किया। फिर हम लोगों ने बच्चों को ये एंट्री गेट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जब बस में भी हम लोगों ने मिनिमम बच्चों का गैदरिंग रखी, जिससे कि केवल 25 या 40 बच्चे या सीटें जितनी सीटें बस उस हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और फिर उतरने के बाद उनको डिफरेंट गेट से अंदर लिया और एवरी बच्चे को खास किया कि हमको स्क्रीन करना पड़े, और थर्मल स्क्रीन के बाद उनकी हैंड वॉश करवाए गए और उसके बाद उनका सैनिटाइजेशन कराया गया, तब जाके क्लास में बैठाया गया। और विदाउट मास्क किसी को अलाउ नहीं किया गया। हमने फ्री मास्क भी रखे, जिसके कारण से कुछ बच्चे यदि भूल जाते हैं या नहीं ला पाते हैं उनको रखा। कोई भी विजिटर हमारे यहाँ आता है, पेरेंट्स ड्यूरिंग एडमिशन समय पे हमने उनको सबको फ्री मास्क दिलवाए। और इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी करी जिससे कि बच्चों के और पेरेंट्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हम जिस एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं इट इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम कोविड। और हमारे टीचर्स को हम लोगों ने एक बार अभी कराया है, जैसा बताया आपको, और रेगुलरली गवर्नमेंट की तरफ से भी अब वो आ रहे हैं, सोर्सेज आ रहे हैं कि दे आर आस्किंग टू मेक अवर दिस कोविड-19 की हमारे RT-PCR कराएंगे और फ्री कराते हैं गवर्नमेंट से। तो हम लोग रेगुलरली कराने की चेष्टा कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो टीचर्स और नॉन टीचिंग और प्यून्स बाहर जाते हैं, घर जाते हैं, सो दे शुड नॉट बी अफेक्टेड और वो कैरियर ना बने और बच्चों के लिए हमारे लिए काफी अच्छा काम हो पाए। बिल्कुल सर। सर का कहना है कि सब लोग गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं सारे स्टूडेंट्स उसको फॉलो करें। आप लोग व्यूअर्स हैं, आप लोग देख रहे होंगे और सीरियसली आप लोग इसको फॉलो करिए अगर आपको कोविड से बचना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्लासरूम में लंच टाइम में साथ में लंच करने से अवॉइड करिए, अपनी पानी की बोतल्स खुद लेकर आइए, वाटर कूलर पर भीड़ इकट्ठी करने की कोई जरूरत नहीं है। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। अब आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दिसंबर में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना था कि इस साल न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर लोगों को खासा और कड़ी देखरेख की जरूरत है, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पर जहां लोग हजारों की भीड़ में इकट्ठा होते हैं वहां पर ये लोग कोविड वायरस के लिए सुपर स्प्रेडर का काम करते हैं। तो मैं पैनल से पूछना चाहूंगा कि इस संदर्भ में आप लोगों का क्या मत है, क्योंकि अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ, क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ और आगे भी मुझे लगता नहीं है कि 2021 में कोविड कम तो हुआ है इंडिया में, बट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो आगे भी हमारे सामने सेलिब्रेशंस आएंगे, फेस्टिवल्स आएंगे, तो क्या इस तरह की देखरेख से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हमें सेलिब्रेशंस को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, गेट टुगेदर को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, और ये कितना कारगर साबित होगा? जी सर, मेरा तो यहाँ पर कहना है कि देखिए इस बार जो वेस्ट
बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है। And I am very happy that both the state government as well as the central government, as well as the awareness of the public in general, has kept the social distancing stringently followed, and that is one of the reasons why that even after Durga Puja there is a huge rush. People have restricted themselves to their home. Sir, Diwali ka time mein I happened to go to Calcutta. It was my first incidents in my lifespan of more than 50 years. I found that there was not a single cracker. एक भी पटाखा नहीं फटा है कलकत्ता में. It shows that if the people want, they can do, and it is the people who have to bring it into reality. ये फॉर एग्जाम्पल हम लोग का देखिए, हम लोग का जो प्रोग्राम है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, सामने होली भी आएगा. We cannot divert people to celebrate those festivals. वो तो possible है नहीं. But at the same time, it is the awareness of the people. People themselves should be aware that we must maintain the sanitization norms, we must maintain the social distancing norms, और हम लोग को ऐसे कुछ ना करना चाहिए इसमें से कोरोना फिर भयंकर रूप से स्प्रेड कर जाए. And I feel that people should use the mask, keep social distancing, and participate in the cultural programs and festivals in a very pragmatic way. मेरा भी यही मत है. मैं जैसा कि डॉक्टर मजूमदार ने कहा कि कलकत्ता में लोगों ने काफी प्रिकॉशन किया, लेकिन मैं अभी पिछले 1.5-2 महीनों से ये देख रहा हूँ, और सराउंडिंग में जब से ये शादी के मौसम आए अभी और ये फेस्टिवल्स दशहरा दिवाली आए, उसमें यहाँ पर जो खासतौर से मैं यूपी को बिलोंग कर रहा हूँ तो यूपी के लोगों को देख रहा हूँ, तो अभी वहाँ पर लोगों के इतना अवेयरनेस है, उसके बावजूद भी वो लोग प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर की जो मायने है उसको नहीं समझ पा रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि अरे होगा तो देख लिया जाएगा, अरे हो जाएगा तो एक बार हम इम्यून हो जाएंगे, या हो जाएगा तो वैक्सीन बन जाएगी आ जाएगी, बट दे आर नॉट स्टिल मेकिंग देयर प्रोटेक्शन. तो डिस्टेंस को रखना या मास्क पहनना ये बहुत ज्यादा अभी यूपी में उतनी ज्यादा मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं और करते हैं, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा लूज मैच मिलता है, अभी तो कुछ गवर्नमेंट ने देखिए रात के कर्फ्यू स्टार्ट कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कि यूपी में भी कुछ इस तरह की करने पड़ेंगे प्रोटेक्शन, जिससे कि हम यूपी के लोगों को थोड़ा सा और बेटर केयर कर सकें. जी बिल्कुल सर, ये यूपी की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह ही ऐसा ही है माहौल, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा क्योंकि मैं इस समय यूपी में था, इसलिए मैंने थोड़ा हम हरियाणा में भी ऐसा ही माहौल है, मार्केट भीड़ गई है, लोग जब तक इंडिविजुअली आदमी ये नहीं सोचेगा ना कि इसके लिए मेरे को क्या प्रिकॉशन लेने हैं, जब आप सबको पता भाई वैक्सीन के लिए भी यही बात चल रही है. 50% लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, 40% लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, 1% कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ही नहीं लगवाएंगे. तो ये तो रेशियो है, तो ये हर जगह है. तो सबसे अपील हमारी यही है कि फार्मा लोग के मन से जो भी हमें सुन रहे हैं कि उनसे विनम्र निवेदन है कि वो पालन करें सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें, इसी आप दूर कर सकते हैं कोरोना को. अदरवाइज वैक्सीन का टाइम अभी थोड़ा सा और दूर है, आती रहेंगी, क्योंकि अभी भी जैसे बात चल रही है कोवैक्सीन की, ये भी अभी फेज 3 में ही आई है ना, और अब तक 23,000 लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ है. अभी तो पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल आएगी, तब पता लगेगा कि ये वैक्सीन सही है या नहीं है. तो इसलिए सेफ रहे, स्टे रहे. सर हम लोगों को सीखना है. जी सर, एक चीज बात बताए, जैसे हम लोग अभी तक हेलमेट लगाना या सीट बेल्ट लगाने को प्रिकॉशनरी नहीं मानते हैं, और जब तक हमको पुलिस ने एक बार चार्ज ना कर दिया हो या जब तक हम चौराहे पे पुलिस को नहीं देखते हैं तब तक हम कुछ नहीं करते. बिल्कुल यही चीज आजकल के लोगों के साथ भी लागू हो रही है, होनी चाहिए सर. बिल्कुल ये मैं अभी क्रिसमस सेलिब्रेशन पे मैं गोवा में था, और वहां के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो पूरा स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल को, वहां की पुलिस फॉलो कर रही है, और वहां पे केस जो है पूरे स्टेट में लेस देन 100 है पर डे, 50-60 केसेस है, इन स्पाइट ऑफ इतना टूरिज्म वहां पे है. और जितने टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं नॉर्थ स्टेट से, तो वहां पे वो लोग थोड़ा सा
डिस्टरबेंसेस कर रहे हैं, तो हम लोगों को इसको फॉलो करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगली अपडेट की तरफ हम लोग आते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का कहना है कि कोरोना वायरस चेन ब्रेक करने के लिए पूरे देश को वैक्सीनेट करने की जरूरत नहीं है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण का कहना है कि गवर्नमेंट ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो सारे देश में वैक्सीनेशन कराएंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार सिर्फ 1.3 बिलियन जनसंख्या जो कि क्रिटिकल मास है उसको ही वैक्सीनेट किया जाए। और इस संदर्भ में डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर बलराम भार्गव, उनका कहना है कि कोरोना चेन को तोड़ने का और ट्रांसमिशन को रोकने के लिए पूरे देश को वैक्सीनेट करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें वैक्सीनेट किया जाए जो क्रिटिकल मास का हिस्सा है। तो हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के जितने ऑफिशियल्स हैं उनका स्टेटमेंट यही आ रहा है कि वैक्सीनेट करने के लिए पूरे देश को, पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा। तो क्या मैं पैनल एक्सपर्ट से जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का ये राइट डिसीजन है कोरोना की रोकथाम करने के लिए? रोहित सर, आप थोड़ा कुछ बताइए इस बारे में। एक जनरल प्रोटोकॉल है कि जब किसी वैक्सीन को इस तरह की महामारी के लिए लगाया जाता है तो कम से कम आधी पॉपुलेशन को ये लगनी चाहिए, तभी वो माना जाता है कि वो वैक्सीन कारगर होगी। गवर्नमेंट इसको फेज्ड मैनर में लेके चल रही है ताकि रश ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि इंडिया में जैसे ही आपको पता लगेगा कि XYZ जगह डिस्पेंसरी पे वैक्सीन चल रही है तो बहुत लोग, कोई गवर्नमेंट की अप्रोच लेके आएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको फेज्ड मैनर में लगाया जा रहा है कि पहले क्रिटिकल लोग एरियाज को आइडेंटिफाई करा जाए, पहले हेल्थ वर्कर को लगाया जाए, फिर इसको फ्रंट लाइन को लगाया जाए। आप देखेंगे धीरे धीरे ये पूरे देश में, धीरे धीरे जब सारी प्रोडक्शन निकलेगी तो पूरे देश में लगेगी। उनका कहना यही है कि पहले हम क्रिटिकल एरियाज को कंट्रोल करें, फिर उसके बाद जो हम जनरल एरिया में जाएं। तो ये एक फेज्ड मैनर में है, पर वैक्सीन के बारे में ये पक्का कहा गया है कि जब तक 50% पॉपुलेशन को ये ना लगे एक साथ, तब इसका इफेक्ट जो है मतलब पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का नहीं आता। ये ट्रेडिशनल हिस्ट्री है इसकी। और इसके कोविड वैक्सीन के बारे में मेरे को पर्सनली ये रिस्क है, मेरे पास कोई डाटा नहीं है। एक फार्मेसी में एक थैलिडोमाइड मैंने डिजास्टर सुनी थी, बहुत साल पहले की बात है, जब ट्रायल्स नहीं होते थे। तो उसमें 10,000 प्रेग्नेंट वुमेन्स को जब जो बच्चे उसके बाद पैदा हुए थैलिडोमाइड के बाद, तो वो डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा हुए, लिम्ब डिफॉर्मिटीज के साथ। तो मेरा ये रिस्क है कि ये क्लिनिकल ट्रायल बड़ा एक्सटेंड, मतलब जल्दी में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो और सभी लोग सुरक्षित रहें और कोरोना की वैक्सीन जो बनी है वो कारगर साबित हो। जी बिल्कुल। आशीष जैन सर हमारे साथ हैं। Yes, Akash sir. Actually, क्या है कि priority, I don't think so कि in vaccination is avoided for any kinds of age or any kinds of locality. Vaccination is I think so is necessary for all group, all ages. But okay, certainly कि vaccine priority basis they can administer। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से संपर्क कट गया है। अभिजीत सर, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, इसमें तो जी तो हम लोग मेरे ख्याल से जो रोहित जी ने बताया बिल्कुल सही है। और गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन से चल रहे हैं कि सभी लोगों को वैक्सीनेट करना है। और जो रोहित जी ने बताया कि मोर देन 50% या 50% लोगों को वैक्सीनेशन तो होनी ही चाहिए। अभी तक पोलियो वैक्सीन जब से हमारे यहाँ दी जा रही है तो अभी भी उसके फेज चले जा रहे हैं और 2 बूंद के प्रोसेस में कंटिन्यूस हम लोग करते जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस मेरे ख्याल से नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर्स तक चलती रहेगी। लेकिन जो भी गवर्नमेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन आ रहे हैं या फिर जो लोग डिफरेंट ऑफिशियल्स इन चीजों को बोल रहे हैं, मास में थोड़ा सा कंट्रोल बोलना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा जैसा क्वायस हो जाता है कि फ्री मिल रही है तो एक के साथ 2 ले लो, 2 के साथ 3 फ्री ले लो। ये जो सोच हमारी है आजकल की, इससे थोड़ा सा क्वायस बनता है और भीड़ होती है। इसी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है एक तरह से देखा जाए। जी सर। आशीष सर, जैसा कि रोहित दत्त सर ने बताया कि 50% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की जरूरत है अगर हमें कोई भी डिसीज को, कोई भी वायरस को रोकना है। बट हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं
वो 1.3 बिलियन उनको क्रिटिकल मास बता रहे हैं। 1.3 बिलियन बिल्कुल I agreed all the data furnished by from the beginning WHO and after that ICMR, our agencies, but I think so कि vaccination is necessary for all, but as per priority, as per priority or as per availability of vaccine, they must be administered for a needy or elderlies or infant in first stage. After that, सर माइक आपका ऑफ हो गया है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आशीष सर। for all for yes जी जी yes ठीक है, हम लोग अपनी अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने 29 दिसंबर को एक डिजाइन एंड इनोवेशन लैब सेटअप करने का फैसला लिया है जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करेगी। इस लैब में स्टूडेंट्स ऐसी डिजाइन लैब इनोवेट करेंगे जो गांव में रहने वाले लोगों के लिए सहायक साबित होगी। क्योंकि रूरल इंडिया में रहने वाले बिजनेसमैन, उनको इंटरनेट को लेकर बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उनकी हेल्प करने के लिए इस तरह की लैब सेटअप की जा रही है। तो पैनल एक्सपर्ट से मैं चाहूंगा कि इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। पवन सर। सर मेरे को इस बारे में आइडिया नहीं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ सोचा है और वो लैब डेवलप करेंगे और वो रूरल एरिया तक ये बात पहुंचा है तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मतलब मेरे को इसका आइडिया नहीं है सर। जी सर। ये दिसंबर 19 2020 को ये डिसीजन लिया गया। बेसिकली आईआईटी के स्टूडेंट्स को आईआईटी के कैंपस में इस तरह की लैब डेवलप करी जाएगी। इस लैब का नाम बड़ा अच्छा है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसका नाम है डिवाइन लैब। तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज को कनेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट का कॉमन सर्विस सेंटर होता है, जिसके पास सारा डाटा होता है गवर्नमेंट का रूरल एरियाज का, वो डाटा जो है आईआईटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा जाएगा। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलके आईआईटी स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे नए नए इनोवेशन देंगे। जो भी प्रॉब्लम्स रूरल एरियाज में आएगी, जो भी डाटा सर्वे रिपोर्ट्स होंगी, उसके बेसिस पे आईआईटी स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट करेंगे, चाहे वो पीएचडी का हो चाहे मास्टर का हो, और वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस देंगे। तो इस तरह का ये एक प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से आया है। जी बिल्कुल, इस तरह के प्रोग्राम से मुझे उम्मीद है कि हमारे रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। अब हम अपनी एक पॉजिटिव अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट है, पॉजिटिव न्यूज है हमारे पास। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर। उनका कहना है कि इंडिया इज प्लेइंग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड रोल। इस कोविड महामारी में इंडिया ने 133 कंट्रीज को दवाएं जो भी मेडिसिन थी उनकी सप्लाई की है। जब हर देश सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, तो सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश था जो अपने साथ साथ बाकी देशों की भी मदद कर रहा था। एंड दिस इज वेरी वर्थी एंड रिस्पॉन्सिबल एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर ऑफ मेजर पावर, ऐसा कहना है SCO जनरल सेक्रेटरी का। तो मैं पैनल एक्सपर्ट से जानना चाहूंगा कि इंडिया का ये फैसला इस पैंडेमिक में ये शो करता है कि हाउ मच पावरफुल इंडिया इज, और व्हाट डू पैनल थिंक्स अबाउट इट। आलोक मुखर्जी सर। डेफिनेटली आकाश भाई जी, ये बहुत अच्छी बात है और हम इंडियंस की आदत होती है कि हम हम परोपकार करने में सबसे आगे होते हैं। और अभी आपने देखा होगा वैक्सीनेशन की, जो वैक्सीन की डेवलपमेंट करने के साथ साथ अभी हम जो मार्केट में ला रहे हैं DCGI के थ्रू, लेकिन उसके पहले ही हमारे पास करीब 10 से 12 डिफरेंट कंट्रीज के तरफ से हम उनको वैक्सीन देने को तैयार हो रहे हैं। तो हम अपने देश के लिए तो कर ही रहे हैं, साथ में दूसरे देशों के लिए भी हमारे पास आए भारत बायोटेक और जितनी भी वैक्सीन डेवलप हो रही हैं डिफरेंट कंपनी से, हम 10 या 12 कंट्रीज के लिए भी डेवलप कर रहे हैं, उनको भी वैक्सीनेशन कराएंगे। और जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें इंडिया तो सबसे लीडर है ही, साथ में हमने अपनी जो अभी जो कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने डेवलप किया उसमें जाम्बिया को भी इंक्लूड किया है। तो ये हमारे पास सबसे अच्छी चीज है कि हम अपने साथ साथ दूसरे लोगों को करते हैं। और
पेंडेमिक के पहले भी हमने कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई तो भारत सबसे अग्रणी देशों में रहा दूसरे देश को हेल्प करने में, हम लोगों ने देखा कि यूएस को HCQ की सप्लाई हम लोगों ने की और बहुत सारे कंट्री को ये हमारी सोच ही है और ये हमारे क्या बोलते हैं जेन्युइन हमारी जीन में भरा हुआ है कि सबसे पहले हम मदद करने के लिए आगे आते हैं, चाहे हमारी पूरी मदद हुई हो या ना हो। और ये हमने हमेशा सोचा, हम चाहे अपने देश जो हमारे साथ है या जो हमारे देश से साथ नहीं है या किसी कारण से वो हमसे पॉलिटिकली या दूसरे दूर में है, हम सभी की हेल्प करते हैं और इसी कारण से हम अग्रणी देश हैं, स्पेशली इन केस ऑफ मेडिसिन मार्केट ऑल्सो। हम दूसरी कंपनियों के साथ और दूसरे देशों के साथ अच्छा कोलैबोरेशन करके काम करते हैं और हमेशा सहायता भेजते हैं। तो डेफिनेटली इन द फ्यूचर वी विल बी द प्राउड कंट्री फॉर इन द वर्ल्ड टू बिकम लीडर्स इन फार्मास्यूटिकल फील्ड। जी सर। अभिजीत सर। होलोक सर से 100% सहमत हूँ। हम लोग देखा है कोविड-19 जब हमारा कोरोना इन्फेक्शन जब पीक में था, जब डोनाल्ड ट्रम्प नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट किया था, वी हैड सेंट आवर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। जब भी कोई जरूरत पड़े, वी हैव बीन वन ऑफ द नेशन जो सबसे पहले आके दूसरा देश को मदद किया। आज हम लोग वैक्सीन भारत बायोटेक प्रोड्यूस कर रहा है एंड आई होप दैट इंडिया अपार्ट फ्रॉम फुलफिलिंग इट्स ओन रिक्वायरमेंट will extend their helping hand to various nations who are in need. In fact, really, due to low cost manpower, due to the expertise we have, we are definitely one of the topmost country of the globe to be as a pharmaceutical hub. So I hope that we will keep this reputation ahead and help not only the underdeveloped countries as well as the developing countries, so that the relationship, international relationship and the bondage gets strong enough for the days to come. जी सर। SCO सेक्रेटरी जनरल का ये स्टेटमेंट हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और खासतौर से हम सभी फार्मेसी से जुड़े लोगों के लिए। अगली अपडेट हमारी जो है वो महाराष्ट्र से है, पर मैं इसमें महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी जोड़ना चाहूंगा। महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भी डिमांड सप्लाई को पूरी तरह से कवर करते हुए, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कवर करते हुए, पिछले 2-3 सालों में कई सारे फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स को खोला गया है, क्योंकि फार्मेसी कोर्स करने की जरूरत लोगों की बढ़ रही थी। AICTE चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे और महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल के चीफ मिस्टर विजय पाटिल, इनका कहना है कि इस तरह से अगर फार्मेसी कॉलेज बढ़ेंगे तो कुछ सालों में इसके एडवर्स इफेक्ट भी दिखाई देने लगेंगे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और इवेंचुअली नॉट एनफ स्टूडेंट टू फिल अप द सीट्स। इसके साथ ही AICTE चेयरमैन ने जो फार्मेसी की मशरूमिंग हो रही है कॉलेजेस की, उसको कंपेयर किया है जो इंजीनियरिंग कॉलेज का एक्सप्लोजन हुआ था पहले, उससे उन्होंने इसको कंपेयर किया है। तो एक बहुत ही चिंता का विषय है हम लोगों के लिए, फार्मेसी से जुड़े एकेडमिशियंस के लिए, कि इस तरह की कॉलेज की मशरूमिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस विषय पे मैं चाहूंगा कि आप लोग सीनियर पैनलिस्ट हैं, आप लोग थोड़ा सा अपने विचार रखें और ये बात थोड़ा हम लोग आगे तक पहुंचा सके। वेद सर, इसको मैं पहले एड्रेस करना चाहता हूं। हम लोग ये देखा है जहां पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स का ज्यादा आने का पॉसिबिलिटी है, वहां पर ही सारे आदमी उसके ऊपर कूद जाता है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि फार्मेसी में थोड़ा सा स्टूडेंट्स अभी है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, जहां पर टीचर प्रॉपर नहीं है। वो भी फार्मेसी कॉलेज इसीलिए खुलने चाहता है बिकॉज इट विल गिव प्रॉफिटेबिलिटी। ये सबसे बड़ा दुख का बात यह है। दूसरा दुख का बात यह है ये जो फार्मेसी कॉलेजेस नया खुल रहा है, उसमें से सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऐसे है जिन्होंने नॉन अटेंडिंग मोड में कॉलेज चलाने के लिए प्लान करके खुला है।
सर मैं गया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का बिहाफ में टू इंस्पेक्ट वेरियस कॉलेजेस इन वाराणसी एंड इलाहाबाद एंड सराउंडिंग। मैं तो देख के लगा जे उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए जस्ट ये खड़ा कर दिया, उनका पास कोई मिशन विजन नथिंग इज देयर, एंड आई एम श्योर दैट दे विल ओनली गिव द डिग्री टू द स्टूडेंट्स इन एन ऑनलाइन मोड। सबसे बड़ा दुख का बात है, क्वालिटी के लिए दे आर लीस्ट बॉदर्ड, and I strongly appeal to both the regulatory bodies, AICT as well as PCI, that they should make surprise visit and make some stringent steps against those colleges who are giving or who are deteriorating our professional standard. सर ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ना सर आप बिलीव नहीं करोगे, डिप्लोमा में 70% कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने बच्चे को नॉन अटेंडिंग मोड में दे रहे हैं। सर मास्टर डिग्री में आई एम वेरी सॉरी टू से ग्रेटर नोएडा में आई एम हियर फॉर द लास्ट 12 years, एक्सेप्ट 1 or 2 कॉलेजेस, मेजोरिटी दे आर गिविंग द एमफॉर्म डिग्री नॉन अटेंडिंग मोड। उसको एक कहा जाता है तुम कॉलेज में मत आओ, तुम नौकरी करो और तुम बाद में डिग्री लेके जाओ। दिस इज, आई strongly feel that this needs to be condemned at all level, particularly at the level of the university, AICT as well as Pharmacy Council of India. Otherwise क्या होगा, कुछ दिन बाद जैसे आज इंजीनियरिंग का हालत हो गया है, वो हालत फार्मेसी में और 3-4 साल का अंदर ही होने जा रहा है। So we should keep this perspective in mind. सर महाराष्ट्र से ज्यादा प्रॉब्लम मेरा लग रहा है यूपी में है। सर उत्तर प्रदेश में और एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं सर, जहां पर ग्रेटर नोएडा में छोटा सा एरिया में कम से कम 18 फार्मेसी कॉलेजेस है। सर आप बिलीव नहीं करोगे, सारे जगह में सीट भर नहीं रहा है, लेकिन नया एप्लीकेशन आदमी जमा कर दे रहा है, एंड जब यूनिवर्सिटी उसको इनकर कर दे रहा है, दे आर ट्राइंग टू मूव टू द कोर्ट, जो भाई हमको फार्मेसी कोर्स क्यों नहीं दिया जाएगा। सर ऐसे कॉलेज है जिसका ब्रांच यहाँ पर भी है प्लस दूसरा जगह में है। सर बच्चा यहाँ पर कॉलेज में आता नहीं है, कोर्ट में जाके वो जबरदस्ती करके AKTU से वो B.Pharma कोर्स लास्ट कर लिया, एंड द सैडेस्ट पार्ट इज वहां पर कोई टीचर नहीं है, कोई लैब नहीं है, नथिंग इज देयर। जस्ट इंस्पेक्शन के लिए उन्होंने लैब खड़ा करा, इंस्पेक्शन खत्म हो गया, लैब भी डिसमेंटल हो गया। तो आई फील दैट being associated with PCI and other the professional bodies, all of the pharmacy experts, they should raise their voice, otherwise engineering के जैसे पोजीशन हम लोग कभी होने जाएगा लास्ट अगला 4-5 साल के अंदर। जी सर बिल्कुल। आलोक मुखर्जी सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे, मेरा एक सवाल है कि ये जो कोविड कंडीशन रहा लास्ट ईयर, इसने भी इस तरह के कॉलेजेस को सपोर्ट किया है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस थे जो लास्ट ईयर ओपन हुए थे, उनके इंस्पेक्शन नहीं हुआ, और स्टूडेंट्स जो हैं जो नॉन अटेंडिंग मोड में पढ़ रहे थे, वो सारे के सारे स्टूडेंट प्रमोट हो गए, तो वो इस तरह एक तरह से इंकरेज्ड हुए हैं, ऐसा कुछ है सर? ये मशरूम ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, और इसी कारण से बहुत सारे कॉलेज जो छोटे से 2 कमरों में चल रहे थे, या जो डिग्री कॉलेज थे, साइंस ग्रेजुएट या BA BSc वाले कॉलेज, इन्होंने तुरंत कन्वर्ट किया और डिप्लोमा कॉलेज खोल दिया। और मैक्सिमम मैं तो 70% नहीं, मैं तो बोलूंगा 80% ऐसे कॉलेजेस हैं डिप्लोमा के जहां पर अभी भी नॉन अटेंडिंग चल रहा है। आई एम वेरी एग्री विद दिस डॉक्टर मजूमदार की एमकॉम के भी कॉलेजेस इसी तरह से मैक्सिमम चल रहे हैं कि बच्चे मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, उनके 2 साल में एमकॉम हो जा रही है बिना कुछ किए। और इसमें कहीं ना कहीं हम फार्मासिस्ट का भी दोष है, जो इन कॉलेजों में प्रिंसिपल्स या उन कॉलेजों में जो टीचर्स हैं वो इसको एग्री करा रहे हैं। मैनेजमेंट का दोष तो जरूर है, और इसी कारण से PCI ने मॉनिटरियम लगाया था 5 years का, और उसके अगेंस्ट में बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारे से जो लीडर्स ब्रांड हैं, उन लोग जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि मॉनिटरियम खत्म किया जाए। मेरी तो रिक्वेस्ट यही है PCI से, AICT से, कि कम से कम 5 साल के मॉनिटरियम कंटिन्यू रहे और इसको ना खोला जाए, और जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं उनको भी स्लोली इन लोगों को ना अप्रूव किया जाए नए कोर्सेज और नए कॉलेजों के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज यदि खुलते हैं तो जरूर खुले, बट उनकी भी पॉसिबिलिटी देखी जाए,
और जहां तक मैंने देखा है, मैं भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू कई जगह इंस्पेक्शन किए लास्ट ईयर, तो ये हमको बहुत जानकर दुख हुआ कि ऐसे ऐसे कॉलेज खुले जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, लैब नहीं है, केमिकल नहीं है, इनफैक्ट टीचर तक नहीं है, और जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका नाम डॉक्यूमेंट लग के अप्रूव्ड हो गए हैं और वो एक साल में आगे बढ़ गए। आपको जानकर ये बहुत अजीब लगेगा कि लास्ट ईयर जो डिप्लोमा कॉलेज जो हमारे यूपी में खुले, उनका अप्रूवल नहीं हुआ और उन बच्चों ने बिना किसी एग्जाम के 1 साल पास कर लिया, और उनके एडमिशन 2 महीने पहले फिर से पोर्टल खुल गया और महीने पहले वो एडमिशन दिए और उसी साल वो पास भी हो गए 90% टाइप से। दैट इज रियली स्ट्रेंज और बहुत ही गलत सोच है। इंजीनियरिंग कोर्सों की जो हालत हुई है आज से 2-4 साल पहले, जो एडमिशन नहीं हो रहे हैं, हमें लगता है कि अगले 5 साल में भी हम यही करते रहे, हमारे लिए भी यही होगा और हम फिर वही करे आएंगे, फिर हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। वेद सर, मैं यहाँ पर आलोक सर से और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जो उत्तर प्रदेश में जो हमारा जो एग्जामिनिंग बॉडी है डिप्लोमा का, सर उसका एग्जामिनर आ रहा है कॉलेज में आके, दे आर टेकिंग मनी। सबसे बड़ा दुख का बात है, सबसे बड़ा चिंता का बात है, दे आर आस्किंग मनी रादर देन कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, सो द एंटायर सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन इज लॉस्ट। जी सर, आप सोच के देखिए एक टीचर आ रहा है, वो फार्मेसी का प्रोफेशनल फील्ड का आदमी है, वो आके कह रहा है कि आपका इतना पैसा दीजिए तभी बच्चा पास होगा। इससे दुर्भाग्यजनक स्थिति मेरा लग रहा है कोई भी स्टेट में नहीं है एक्सेप्ट यूपी। वी शुड टेक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप। नहीं, बिल्कुल सर, हम लोग जल्द ही प्लान कर रहे हैं। एक सीनियर हमारे जो डीन है AKTU, उनको साथ में लेके, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, चेयरमैन BTUP जो है, उनसे हमारी मीटिंग प्लान है और इस टॉपिक पे हम लोगों ने एक ड्राफ्ट बनाया है और हम लोग चाहते हैं कि ये जो BTUP में जिस तरह की धांधली चल रही है उसको रोका जाए और फार्मेसी से जुड़े लोग उसको मॉनिटर करें। उसके लिए वो एक कमेटी बनाए, उसकी ड्राफ्टिंग चल रही है सर, और उम्मीद है जल्दी ही होगा ये। और आप और मुखर्जी सर का भी उसमें नाम है मेंबर्स में, ठीक है ना, दोनों लोगों का, तो आप लोगों को जल्दी ही उसमें शामिल किया जाएगा सर। हम लोग प्लानिंग में हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय बिलांदी सर जुड़ गए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आप आ गए हैं। हम लोग डिस्कशन हमारा चल रहा है कि जो मशरूमिंग हो रही है कॉलेजेस की, उस पर जो AICT के चेयरमैन हैं उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज का एक्सप्लोजन हुआ उस तरह से फार्मेसी कॉलेज का भी धीरे धीरे होने वाला है और एक टाइम आएगा कि कॉलेजेस बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं PCI हमारी जो अथॉरिटी है उनके ऑफिशियल से मेरा आग्रह है कि वो हमारे जो पैनल एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा किए गए कहे गए बातों पर थोड़ा सा ध्यान दे, उनको संज्ञान में ले और जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने हैं वो आप लीजिए। और स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि वो ऐसे नॉन अटेंडिंग कॉलेजों से सावधान रहें, वो कभी भी बंद हो सकते हैं, कृपया करके उनमें एडमिशन ना लें। फार्मेसी एक फुल टाइम कोर्स है, एक रेगुलर कोर्स है जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी विशेष महत्व है। तो कभी नॉन अटेंडिंग फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स या B.Pharma कोर्स करने के बारे में ना सोचें। आप उसी कॉलेज में एडमिशन लें जहां पढ़ाई होती है, जहां टीचर है, जहां लैब करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। तो हम लोग अब चूंकि प्रोग्राम की समाप्ति की ओर हम लोग अग्रसर हैं, एक सूचना जो है वो मैं देना चाहता हूं सारे व्यूअर्स को, जितने भी फार्मेसी स्टेक होल्डर्स हैं उनको, कि 4 जनवरी से PCI ने ऑनलाइन पोर्टल जो एफिलिएशन जो अप्रूवल का पोर्टल है वो ओपन करने जा रही है एग्जिस्टिंग कॉलेजेस के लिए, और उनका स्टेटमेंट है कि नए जो न्यू इंस्टीट्यूट्स हैं उसके लिए वो लेटर ऑन बताएंगे। तो आलोक मुखर्जी सर से मैं जानना चाहूंगा कि सर ये लेटर ऑन का क्या मतलब है? आप जो कोर्ट केसेस का बता रहे थे, कहीं ये उससे लिंक तो नहीं है? जी सर। मेरी बात PCI के ऑफिशियल से हुई, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट सर से भी कई बार इस बारे में चर्चा हुई, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है गवर्नमेंट का और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का। तो पिछले 2 सालों से ये चीज चल रही थी कि जिन लोगों के पुराने एप्लीकेशन हैं उनको अप्रूव कर दिया जाए, या जिन कॉलेजों में ऑलरेडी कोर्स चल रहे हैं उनको एक्सटेंशन दिया जाए, या फिर नए कोर्स के लिए खोल दिया जाए।
लेकिन न्यू कॉलेज के एप्लीकेशन के लिए पिछले 1 साल से काफी जद्दोजहद चल रही थी। तो लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी उन लोगों की बात सुनवाई हुई और उन पर कुछ पॉजिटिव उनको रिजल्ट मिला, इस कारण से वो आगे भी बढ़े। और ये सारी चीजों से लग रहा है कि मुझे लगता है कि देर सवेर पीसीआई पर ये प्रेशर रहेगा। यदि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया या पीसीआई खुद अपनी तरफ से कोई ऐसा ऑब्जेक्शन ना ले ले तो खोलने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी भी चाहता हूं कि ये चीज ना हो और मशरूमिंग ग्रोथ के लिए ये बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इस कारण से यदि पोर्टल 5 साल के लिए बंद रहे न्यू कॉलेजों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और केवल जो पुराने कॉलेज हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो रैंक्ड हैं और जो एनआईआरएफ के थ्रू नॉमिनेटेड हैं या कुछ उनका एनबीए एक्रेडिटेशन है, उन्हीं को केवल एक्सटेंशन या बेहतर उसके हिसाब से दिया जाए। लेकिन नए कॉलेजों के लिए तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, वरना ये हमारे लिए वही हालत होगी जो इंजीनियरिंग की हुई है। क्योंकि इंजीनियरिंग के बच्चे तो वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, फार्मेसी वाले कभी वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी कर ले। दवा कह रही वर्क फ्रॉम होम नहीं बन पाएगी। तो हमें तो ये बिल्कुल सोच के रखना चाहिए और हमारे इस मंच से हमको ये पीसीआई और एआईसीटी के सभी ऑफिशियल्स को और गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि ऐसा पोर्टल अभी ना खोलें जिससे कि नए कॉलेजों को एप्लीकेशन या एफिलिएशन मिले, और कम से कम अभी 2-3 साल तो ना ही करें। सर यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। मेरा पीसीआई का हाईएस्ट ऑफिशियल से भी बात हुआ था। सर एक्चुअली ये जो नया कॉलेजेस का पोर्टल खुलने का जो बात हुई थी उसमें ये था कि इट विल बी ओपन ओनली फॉर स्टेट्स लाइक बिहार जहां पर फार्मेसी कॉलेजेस बहुत कम है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल, लाइक दिस। बट अल्टीमेटली सबसे बड़ा पैथेटिक कंडीशन ये हो गया कि जहां पर इतना सारे फार्मेसी कॉलेजेस है, जहां पर यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वहां से भी उसको एग्जाम्पल साइट करते हुए आदमी कोर्ट में चला गया। और कोर्ट में जाके उनका एक कहना था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमको क्यों खुलने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। तो मेरा तो विचार है, मेरा तो फार्मेसी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट साहब है, सुरेश साहब है, शैलेंद्र सर है, वाइस प्रेसिडेंट साहब, अर्चना मुदगल मैडम है, इन लोग के पास मेरा एक ही निवेदन है जे आप लोग थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट हो जाइए। जो नया कॉलेजेस को खुलने के लिए और कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई इतना ज्यादा है, उतना डिमांड हमारा मार्केट पे है नहीं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी श्रिंक कर जाएगा, फार्मेसी का जो ल्यूक्रेटिवनेस है वो खत्म हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में पीसीआई के पास तो मेरा ये निवेदन है, इस साल तो किसी भी हाल पे ना दे। दूसरा, मैं इस मंच से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे एआईसीटी और एनबीए दे हैव डन अ रियली कमेंडेबल जॉब इन द सेंस दैट जो कॉलेजेस का एनआईआरएफ है, जिस कॉलेजेस का एनबीए है, उस कॉलेज का आगे जाने के लिए और मौका दिया जाए और रिमेनिंग सारे कॉलेजेस को ऐसे इनकरेज किया जाए जैसे इस बार एकेटीयू कर रहा है कि ऑल कॉलेजेस शुड पार्टिसिपेट इन एनआईआरएफ। हमारा वाइस चांसलर साहब 2 बार 3 बार नोटिफिकेशन भी करा जे इनफैक्ट ऑल द कॉलेजेस ऑफ यूपीटीयू शुड अप्लाई फॉर एनआईआरएफ। इट मे सो हैपन दैट दे मे नॉट गेट अ रैंक, बट जो अच्छा कॉलेजेस है उसका मोटिवेशन होगा कि भाई हम भी रैंक ले आ सकता हूँ। तो दोज कॉलेजेस व्हिच आर रैंक्ड इन एनआईआरएफ, those colleges which are getting the NBE accreditation, they should be allowed to give approval in the long run, so that जो colleges है वो कोशिश करेगा कि भाई कम से कम हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, टीचर हम लोग का रखना पड़ेगा प्रॉपर स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो से, तभी हमारा प्रॉपर एजुकेशन, आउटकम बेस्ड एजुकेशन जिससे हम लोग इतना बात कर रहा हूँ वो डिलीवर हो पाए। और मैं पीसीआई से भी निवेदन कर रहा हूँ कि पीसीआई भी अपना एक्रीडिटेशन पॉलिसी बनाए, पीसीआई भी कॉलेजेस को एक्रीडिटेड करे इन द ऑनेस्ट ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। एंड जो कॉलेज पीसीआई से एक्रीडिटेड होगा उसी को आपको अप्रूवल दीजिए इन द लॉन्ग रन, रिमेनिंग को शट डाउन कर दीजिए। जी जी बिल्कुल सर। आज डॉक्टर अजय विलांदी सर हमारे साथ हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट लेना चाहेंगे इस टॉपिक पे। सर बिल्कुल सर, जो सर कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल जो अभी जो करंट सिचुएशन है तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है सिचुएशन, और बिल्कुल पीसीआई को मैं भी इस तरह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो उन्होंने अभी जो भेजा है, अभी आपने देखा होगा उनका नोटिस जस्ट सर्कुलर आया हुआ है, उसी में उन्होंने जो स्ट्रिक्ट बहुत बातें ऐसी लिखी है जो स्ट्रिक्टली आपको करने के लिए बोला है। पॉइंट नंबर 2 जो है उसका हम बात करते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देखा होगा सर्कुलर शायद सभी ने। जी। तो
उन्होंने जो चीजें लिखी हैं अगर वो सही टाइप से इम्प्लीमेंट हो जाए फिर तो बहुत सुधार हो सकता है। बट वही आता है कि जब हम ड्यूरिंग इंस्पेक्शन या आगे जो सर ने कहा कि हम जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं है। मैं भी इंस्पेक्शन के लिए लास्ट ईयर गया हूँ, तो मैं भी यूपी साइड ही गया था बाई चांस ही, इवन लखनऊ, इधर बुलंदशहर, 2-3 सिटीज के अंदर। तो वहाँ बिल्कुल ही इस तरह का है कि न्यू कॉलेजेस हैं और कुछ भी उनके पास ऐसा नहीं है कि जिससे आप रन कर सके। इवन डिप्लोमा भी आप नहीं रन कर सकते। 1 और 2 लैब्स आर देयर। तो पीसीआई जो अभी लिख रही है उसको अगर अच्छे से फॉलो करे, लाइक अभी कोविड सिचुएशंस के अंदर भी मैं कहना चाहूंगा सैलरीज इशू आया। बहुत सारी लोगों ने, इन्होंने पीसीआई ने हमें दिया भी कि आप इस पे भेजें अपनी जो भी है प्रॉब्लम है, सबने भेजा भी। बट कहीं भी बहुत ज्यादा कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन अभी जो इन्होंने सर्कुलर भेजा है पीसीआई ने, उसमें वो जी लाइन उन्होंने मेंशन किया है, जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। पीसीआई का जो स्टेप है बहुत अच्छा स्टेप है सर वो। जी बिल्कुल। बाकी तो फ्यूचर अच्छा है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं, अच्छे से हम करवा लेते हैं पीसीआई, तो बहुत अच्छा फ्यूचर है सर, ऐसी बात नहीं है। स्टूडेंट अभी बूम है, इस साल तो काफी है, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग डाउन थी जैसे सर ने कहा। तो फार्मेसी का बहुत अच्छा अभी है इस बार, जी सभी जगह फुल है सर। बिल्कुल। डॉक्टर पवन जलवल सर, आपका फाइनल स्टेटमेंट इस बारे में। सर आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो। जी हाँ जी सर, मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से कॉलेजेस खोले जा रहे हैं सर, इतने कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इससे एजुकेशन का लेवल भी डाउन होता है ना, क्योंकि अच्छे टीचर मिलते नहीं, और अच्छे टीचर मिलते नहीं तो जो मैनेजमेंट है वो नॉन अटेंडिंग करके बच्चों से पैसा लेना, उन पैसे से उसको पास कर देना, इस तरह की एक्टिविटी जो कि पोल्यूट करती है एक प्रोफेशन को। और हमारा प्रोफेशन बड़ा नोबल प्रोफेशन है ना, फार्मेसी सीधा सीधा लोगों की मतलब हेल्थ से रिलेटेड वो है कि अगर एक भी गलत फार्मासिस्ट हम निकालेंगे तो वो पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियों के साथ खेलेगा, और वो आजकल का सिनेरियो चल ही रहा है। तो मेरा भी पीसीआई से निवेदन है कि वो ज्यादा कॉलेजेस को मान्यता ना दे, और जो ऑलरेडी चले हुए हैं उनको भी सही तरीके से चेक करे, अगर वो चलने लायक नहीं है तो उनको बंद कर दिया जाए। बंद करे, राइट राइट। अगर वो बंद कर देंगे तो शिक्षा में कहीं सुधार होगा, अच्छे बच्चे अच्छा कोर्स करेंगे, वो एक इफेक्टिव वे होगा। अदरवाइज तो सर वही मशरूम वाली बात है, तो मशरूमिंग नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, बीच में हाँ जी इंटरप्ट सर। करूंगा सर को थोड़ा सा। हाँ जी जी। अभी एक कोर्ट केस जीता है एक कॉलेज ने कि पीसी अब कोई कॉलेज बंद नहीं कर सकती सर, जो आप कह रहे हैं ना, वो कोर्ट का आ गया। वो उसमें सिर्फ एक उसको वो दे सकती है भी, ठीक है आपकी ये कमी है इसको आप दूर करें, बंद नहीं कर सकती। एक भी सर कोर्ट का भी आया है किसी। मैं वही कह रहा हूँ ना, कोर्ट क्या है कि कई बार जो कोर्ट डिसीजन दे देती है ना, फिर वही है कि हम चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन आए, तो कहाँ से आएगी? कोर्ट कह बस रही है पीसीआई बंद नहीं कर सकती, पीसीआई कह रही या है कि हम रोक नहीं पा रहे, तो फिर कौन रोकेगा? हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर? हम तो नहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है, है ना। इस सर बारे यहाँ में पर रोहित सर दत्त पीसीआई सर, पीसीआई तो ये कर सकता है, नो एडमिशन तो कर सकता है। नो एडमिशन करे उसको, बिल्कुल नो, वही बिल्कुल मैं सर कह रहा सर। हूँ, नो। बिकॉज ये सर ये मैं इंस्पेक्शन किया सर, ये मैं बता रहा हूँ, मेरा इंस्पेक्शन का रिपोर्ट का आधार पे एक कॉलेज को नो एडमिशन करा उन्होंने। चल बहुत अच्छा स्टेप है सर, अभी दिया भी है उन्होंने। इस बार का जो ये सर्कुलर है उसमें ये स्पेशल लिखा है, नो एडमिशन के लिए लाइंस है कि आप कुछ भी इसको करते हैं अगर अनफेयर में, तो इवन प्रिंसिपल्स के ऊपर भी है। और 1 ईयर का इन्होंने दिया है भी, आप एक कॉलेज में एंटर करते हैं तो 1 ईयर तक आप उस सेशन में वहीं रहेंगे। टीचर के ऊपर भी लगाया है इन्होंने। अभी आप उसको, सर्कुलर अच्छा है 2E के जी जी अंदर। एक्चुअली सर, प्रॉब्लम कहीं ना यही है कहीं सर, प्रॉब्लम हम लोगों के लेवल पे भी है। हम लोगों में से हमारे लोग लेवल पे पीसीआई है। इंस्पेक्टर हैं और हम ही लोग कॉलेज को अप्रूव करके आते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम कोर्ट की जगह हम लोग खुद को पहले इम्प्रूव करना शुरू करेंगे। हमारे ही बीच बिल्कुल के लोग हैं, हमारी ही प्रोफेशन के लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। और ये सच है, ये बुरा जरूर है बट ये कड़वा सच है सर, हमें बिल्कुल कड़वा इसको सच है मानना सर। होगा। रोहित बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपसे मैं जानना चाहूंगा इस बारे में आपका फाइनल स्टेटमेंट। हम लोग अपनी फिर डिस्कशन यही समाप्त कर देंगे सर। देखिए, सभी ने बताया है कि पीसीआई एआईसीटी के नॉर्म्स हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर कम से कम कोर्स को चलाने के लिए संस्था है जिसको हम पीसीआई बोलते हैं। और ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में, जिस तरह से सभी संस्थाएं बंद हो चुकी हैं, रेगुलेटरी बॉडीज को मर्ज करके एक कॉमन मिशन के तहत लाया
जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले। पर ये मैं मानता हूं कि मेरे सभी साथी जो प्रिंसिपल की पोस्ट पर हैं, हम मैनेजमेंट के कहीं ना कहीं नज़दीक हैं और हम अपनी मैनेजमेंट को इस तरह की माल प्रैक्टिसेस के लिए रोकने के लिए थोड़ा कन्विंस कर सकते हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है रेगुलेटरी बॉडीज के अलावा। और नॉन अटेंडिंग एडमिशन ना होने दें, बेशक सीटें खाली पड़ी रहें, पर हम नॉन अटेंडिंग एडमिशन ना होने दें। और अपनी ईमानदारी से जब भी किसी कॉलेज को चेक करने जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि चलो 100% वो ए ग्रेड स्टैंडर्ड पे नहीं आता, पर वो उसके मिनिमम स्टैंडर्ड अगर है तभी उस कॉलेज को अप्रूवल दिया जाए। यही दो चीजें हम कर सकते हैं। अपनी अपनी इंडिविजुअल अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेगा तो मेरे को लगता है कि सभी चीजें सोल्व होंगी। जी बिल्कुल। इसी डिस्कशन के साथ हम प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का आभार। आप लोगों ने अपना बिजी शेड्यूल से टाइम हम लोगों को दिया, फार्मालोग को दिया, फार्मा विजन को दिया। अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोऑर्डिनेटर है फार्मालोग के। कुछ कहना चाहते हैं अमित जी? सर बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छी चर्चा के लिए। हमारे साथ अभी अजय सर इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और सर की एक बुक है जिसकी लॉन्चिंग होनी है इस मंच से, और मैं अपने समस्त पैनलिस्ट को आग्रह करना चाहूंगा कि सर ये जो स्क्रीन पे आपको बुक दिख रही है, इस बुक के आज आप लॉन्च करें अपने हाथों से और हमारे जो ऑथर्स हैं उनको शुभकामनाएं दें। आदरणीय आलोक सर, अजीत सर, रोहित सर, पवन सर, आप समस्त लोगों से आग्रह है। Congratulations to authors and co-authors also. इंडस्ट्रियल फार्मेसी किताब बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि ये कोर्स पीसीआई ने इस बार फोर्थ ईयर के पिछले सिलेबस में डाला हुआ है और ये दो पार्ट में हमारे सिलेबस में है, तो हम जरूर इस किताब का फायदा ले पाएंगे और बच्चों तक भी ये किताबें पहुंचेंगी। और ये किताब यदि अच्छी और बेहतर हुई तो बच्चों के अंदर भी काफ़ी इम्पोर्टेंटली रोल अदा करेगी और इंडस्ट्रियल फार्मेसी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नरेश कटारिया जी भी आगे हैं सर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे फर्स्ट इसमें ऑथर हैं। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। सर नमस्कार। एक्चुअली महेश कटारिया इज वन ऑफ माय स्टूडेंट ऑफ बीआईटी रांची। कांग्रेस महेश हम लोग मेरे अंदर से बीआईटी मिश्रा से उन्होंने इन्फॉर्म किया था and then he had completed his PhD. A very proud moment for a teacher that you have written a very good book on industrial pharmacy based on the syllabus of Pharmacy Council of India. I hope that you all your blessings, sir. Enlightening the students. Congrats, Mahesh. Thank you, sir. Thank you. It's your blessing, sir. Actually, right now I'm in hospital for mother's treatment. I won't wait for long. ये एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अभी अपील कर रहा है कि जो अभी हम लोगों का अभी लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम आया कि बहुत सारे कॉलेजों ने एआईसीटी को विड्रॉ कर दिया और केवल पीसीआई से अप्रूवल लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ये लॉन्ग रन में जस्टिफाइड रहेगा या सही रहेगा या बेनिफिशियल रहेगा फॉर द कॉलेजेस? देखिए सर, मेरा तो कहना यह है कि पहले जो चीज के लिए ये अलग हुआ था उसको पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान पे देखें। एक्चुअली सर जो गाइडलाइंस एआईसीटी का था और जो गाइडलाइंस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का था, देयर रिक्वायरमेंट वाज वेरी। I feel that the requirement of both the regulatory bodies should be in tune. मतलब जो फार्मेसी काउंसिल चाह रहा है और जो एआईसीटी चाह रहा है, they must be in tune. दूसरा बात यह है कि I personally feel we should be under both AICT and PCI course. The reason being, the students who are going abroad to study, मान लो कोई बच्चा आपका यहाँ से बीकॉम पढ़ने का बाद they are going to United States or Canada for their MS program. So they will recognize AICT only, not PCI at this point of time. तो AICT तो सर हम लोग को लेना ही पड़ रहा है in spite of the fact that AICT mandatory नहीं है। तीसरा जो है सर, AICT gives stipend to the GPAT scholars so that good quality students can get the financial assistance to pursue their MPharm program. Definitely. Apart from
कॉलेज का 2 RPS प्रपोजल है, जो जैसे हम लोग का NBA एक्रेडिटेशन लेना है, तो फॉर दैट AICTE अप्रूवल इज मस्ट। मान लो AICTE अप्रूवल के बिना सर आपको RPS प्रपोजल AICTE देगा नहीं, ना आपको NBA एक्रेडिटेशन मिलेगा। तो आई फील दैट बोथ AICTE and PCI should be regulating on our profession, but keeping in mind that their requirement must be same। ये ना हो जाए AICTE एक चीज मांग रहा है, फार्मेसी काउंसिल दूसरा चीज मांग रहा है, and these two are not matching with each other। This should not be। डेफिनेटली। और PCI यदि ऐसा कर रहा है तो PCI के पास वो अथॉरिटी आनी चाहिए जो AICTE के पैरेलल हो जाए, कि वो भी। डेफिनेटली। थैंक यू सर। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ ज्ञान मिला होगा हमारे गुरुजन से, और हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू मुझे